उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से मन लगा करके आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, हम लोग हिंद चीन में राष्ट्रवाद चैप्टर पढ़ रहे थे और आज इस चैप्टर का चौथा क्लास है। कुल मिलाकर के 5 या 6 क्लास में ना आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, यानी कि इस क्लास के बाद एक क्लास या 2 क्लास और होगा और उसके बाद आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। हाँ तो प्यारे बच्चों, कल संडे था, लेकिन कल संडे को भी आप लोगों ने बहुत जबरदस्त मेहनत किया है। कल शाम में मैथ का महा मैराथन करके और बहुत अधिक संख्या में आप लोग थे मैराथन क्लास में। बहुत अच्छा लग रहा था हमें, ठीक है ना। आज फिलहाल एक बार फिर से हम लोग उसी हिंद चीन के बारे में पढ़ेंगे जिसके बारे में हम आपको पढ़ा रहे थे। हिंद चीन में राष्ट्रवाद चैप्टर में पढ़ा रहे थे ना। और प्यारे बच्चों, हिंद चीन क्या है इन सब चीजों के बारे में बता दिए थे। कल सब कुछ हम आपको ये बता दिए थे कि हिंद चीन कैसे गुलाम हुआ, हिंद चीन के लोग आजाद होने के लिए क्या क्या कर रहे थे, सब कुछ बता रहे थे। कल हम आपको ये भी बताए थे कि फ्रांस वाले लोग जो थे, फ्रांसीसी लोग, वह हिंद चीन वालों के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार कर रहे थे। फ्रांसीसी लोग हिंद चीन वालों के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार कर रहे थे, ठीक है ना। मतलब अपना शिक्षा, अपनी संस्कृति, अपना धर्म, अपना रीति रिवाज, अपना रहन सहन, अपनी भाषा, सब कुछ जबरदस्ती हिंद चीन वालों को कह रहे थे कि हमारा वाला अपना लीजिए, ठीक है ना। ये सब कुछ तो बता ही दिए थे। इतना ही नहीं प्यारे बच्चों, जो ये थे ना फ्रांस वाले जो लोग थे, वह हिंद चीन वालों को पढ़ाने के लिए, अपनी शिक्षा देने के लिए, हिंद चीन वाले को हम फ्रांसीसी शिक्षा दे सके, इसके लिए एक स्कूल भी खोला गया था। इसके लिए एक स्कूल भी खोला गया था और उस स्कूल का नाम था टोंकिन फ्री स्कूल। उस स्कूल का नाम था टोंकिन फ्री स्कूल। तो आज ना हम सबसे पहले आप लोगों को टोंकिन फ्री स्कूल के बारे में बता देते हैं। फ्रांसीसी लोग जो हिंद चीन के ऊपर अत्याचार कर रहे थे, उसी अत्याचार में से एक अत्याचार ये भी है, टोंकिन फ्री स्कूल, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, टोंकिन फ्री स्कूल, फ्रांस ने क्या खोला? फ्रांस ने एक स्कूल खोला जिसका नाम था टोंकिन फ्री स्कूल। नाम था टोंकिन फ्री स्कूल। फ्रांस ने एक स्कूल खोला जिसका नाम क्या था बाबू? टोंकिन फ्री स्कूल, ठीक है ना। यह स्कूल किसने खोला था? तो याद रखिएगा, फ्रांस ने। ये किसने खोला था? फ्रांस ने खोला, ठीक है ना। फ्रांस ने हिंद चीन में खोला। फ्रांस ने हिंद चीन में खोला। यह स्कूल किसने खोला? तो फ्रांस में हिंद चीन ने ये फ्रांस ने हिंद चीन में खोला। हिंद चीन में, सॉरी, हिंद चीन में खोला, ठीक है ना। फ्रांस ने हिंद चीन में यह स्कूल खोला। स्कूल खोलने का उद्देश्य क्या था? स्कूल खोलने का उद्देश्य यह नहीं था कि हिंद चीन के बच्चों को पढ़ाना है। स्कूल खोलने का उद्देश्य यह नहीं था कि हिंद चीन के बच्चों को पढ़ाना है, बल्कि स्कूल खोलने का यह उद्देश्य था कि हिंद चीन के बच्चों को पश्चिमी शिक्षा यानी कि फ्रांसीसी शिक्षा देकर के उन्हें अपनी सभ्यता और संस्कृति सिखानी है, ठीक है ना। यह उद्देश्य नहीं था कि उनको पढ़ाना। उद्देश्य यह था कि जितने भी हिंद चीन वाले बच्चे हैं उनको स्कूल में हम फ्रांसीसी शिक्षा देकर के अपनी सभ्यता और संस्कृति सिखाएंगे। तो टोंकिन फ्री स्कूल जो है ना, टोंकिन फ्री स्कूल जो है, इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य क्या था? और ये स्कूल लगभग 1907 ईस्वी में खोला गया था। कब खोला गया था? लगभग 1907 ईस्वी में खोला गया था प्यारे बच्चों। तो उद्देश्य था कि हिंद चीन के बच्चों को, उद्देश्य क्या था भाई टोंकिन फ्री स्कूल खोलने का? टोंकिन फ्री स्कूल खोलने का उद्देश्य था कि हिंद चीन के बच्चों को, हिंद चीन के बच्चों को, हिंद चीन के बच्चों को पश्चिमी शिक्षा, पश्चिमी यानी कि फ्रांसीसी, फ्रांसीसी शिक्षा देकर अपनी सभ्यता और संस्कृति सिखाना, अपनी भाषा, सभ्यता और संस्कृति सिखाना। यानी कि स्कूल इसलिए खोला गया था ताकि हिंद चीन के बच्चों को हम अपनी सभ्यता संस्कृति सिखा सकें। तो वियतनाम में यह स्कूल खोला गया था। वियतनाम में यह टोंकिन फ्री
स्कूल खोला गया था और इस स्कूल का एकमात्र उद्देश्य था कि जो भी वियतनामी बच्चे हैं, ये हिंद चीन के बच्चे हैं, उनको पश्चिमी शिक्षा दे करके यानी फ्रांसीसी शिक्षा दे करके उन्हें क्या करना है, अपनी सभ्यता संस्कृति में ढालने का प्रयास करना है। अब क्या होता, अगर बच्चे सब फ्रांसीसी शिक्षा ग्रहण करते तो धीरे धीरे फ्रांस का विरोध कम करते। फ्रांसीसी शिक्षा ग्रहण करते, उनको फ्रांसीसी हर एक चीज के बारे में बढ़िया बताया जाता, तो बाद में जाकर के वो जो फ्रांसीसी विरोधी भावना मन में आता है वो नहीं आता। ठीक है ना, यानी कि धीरे 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 सब बच्चे क्या हो जाते, फ्रांसीसी हो जाते। इस तरीके से उनको शिक्षा दिया जा रहा था। इस स्कूल में सब कुछ पढ़ाई होता था, आधुनिकता के बारे में भी पढ़ाया जाता था, विज्ञान भी पढ़ाया जाता था और फ्रांसीसी भाषा की शिक्षा दी जाती थी। फ्रांसीसी भाषा सिखाया जाता था कि भाई फ्रांसीसी भाषा सीखो, इससे बढ़िया भाषा दुनिया में कोई नहीं है। हिंद चीन में अगर रहना है, वियतनाम में अगर रहना है तो फ्रांसीसी भाषा सीखना ही पड़ेगा। इसलिए उन्हें फ्रांसीसी भाषा सिखाया जाता था ताकि जो वियतनामी समाज है, जो वियतनाम के लोग हैं, उनको फ्रांसीसी सब कुछ जानकारी दे, उनको फ्रांसीसी यानी कि पश्चिमी सभ्यता उनको सिखा सके। ठीक है ना, और एक बहुत बड़ा मानव संसाधन हम तैयार कर सके अपने सपोर्ट में, यानी कुल मिलाकर के माइंड डाइवर्ट करने के लिए, ताकि बचपन से ही बच्चों का दिमाग डाइवर्ट कर दिया जाए, बचपन से ही बच्चों का दिमाग डाइवर्ट कर दिया जाए। इसलिए वियतनाम में टोंकिन फ्री स्कूल खोला गया था। ठीक है ना, वियतनाम में टोंकिन फ्री स्कूल खोलने का एकमात्र उद्देश्य यही था कि वियतनामी बच्चों को फ्रांसीसी शिक्षा देना। ठीक है ना, टोंकिन फ्री स्कूल खोलने का उद्देश्य मात्र एक था, वियतनामी बच्चों को फ्रांसीसी शिक्षा देना। ठीक है बाबू, समझ में आया? वियतनामी बच्चों को फ्रांसीसी शिक्षा देना ही एकमात्र उद्देश्य था। तो बताओ बाबू, वियतनाम टोंकन फ्री स्कूल मतलब आप लोग समझ गए? वियतनाम में टोंकन फ्री स्कूल स्थापना का क्या उद्देश्य था, आप लोग समझ गए? 1907 ईस्वी में यह स्कूल खोला गया था और उद्देश्य साफ था एकदम। वियतनामी टोंकिन फ्री स्कूल, ये जो टोंकिन फ्री स्कूल था उसका उद्देश्य एकदम साफ था कि जो वियतनामी लोग हैं उनको फ्रांसीसी शिक्षा दिया जा सके। सारे बच्चे का क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ बाबू? एक बार जल्दी से बताइए, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो तो एक बार जल्दी से बताइए। वियतनाम में टोंकिन फ्री स्कूल स्थापना का क्या उद्देश्य था, ये क्लियर हुआ तो एक बार जल्दी से बताओ आप लोग। क्लियर? चलिए, तो परीक्षा में सवाल आता है कि वियतनाम में टोंकन फ्री स्कूल स्थापना का क्या उद्देश्य था। परीक्षा में सवाल आता है बाबू कि वियतनाम में टोंकन फ्री स्कूल स्थापना का क्या उद्देश्य था। ठीक है ना, या फिर क्या राज था, इस तरीके से करके ना सवाल आता है। समझ गए ना, सारे बच्चों को समझ में आ गया? तो ये परीक्षा में सवाल आता है और ये 2 नंबर का सवाल ज्यादातर बनता है। तो अगर परीक्षा में ये सवाल आ जाए तो आप किस तरीके से इसका आंसर लिखेंगे बाबू, ये आप लोग देख लीजिए। ठीक है ना, चलो बाबू यहां से ना आप लोग समझिए, ये तो हो गया स्कॉलर्स रिवोल्ट वाला ना, टोंकिन फ्री स्कूल यहाँ पे है। ये हो गया बाबू टोंकिन फ्री स्कूल। थोड़ा सा ना पीडीएफ उल्टा हो गया। समझिएगा किस तरीके से परीक्षा में सवाल आता है। ये सवाल आएगा कि टोंकिन फ्री स्कूल स्थापना का क्या राज था। देख लीजिए, यही सवाल आएगा कि टोंकिन फ्री स्कूल स्थापना का क्या राज था। ठीक है ना, आता है कि टोंकिन फ्री स्कूल स्थापना का क्या राज था। ठीक है ना, तो याद रखिएगा वियतनाम में टोंकिन फ्री स्कूल स्थापना का क्या राज था। तो बाबू इसका हम लोग क्या लिखेंगे, जवाब लिखेंगे कि वियतनाम में टोंकिन फ्री स्कूल की स्थापना का मुख्य रहस्य यह था कि फ्रांस ने वियतनामी बच्चों को पश्चिमी शिक्षा देकर के उन्हें अपनी संस्कृति
समझिएगा, फ्रांस ने वियतनामी बच्चों को अपनी शिक्षा देकर के उन्हें उन्हें अपनी संस्कृति और सभ्यता में ढालने का प्रयास किया, उन्हें अपनी सभ्यता अपनी संस्कृति में ढालने का प्रयास किया, जिससे फ्रांसीसी विरोधी भावना का ये जिससे कि फ्रांसीसी विरोधी भावना को दबाया जा सके। यानी कि जितने भी वियतनामी बच्चे हैं उनको फ्रांस के लिए समर्थन में खड़ा किया जा सके। जितने भी फ्रांसीसी बच्चे हैं, ये वियतनामी बच्चे हैं, उनको फ्रांसीसी शिक्षा देकर के उनको फ्रांस के प्रति सकारात्मक बनाया जा सके, इसलिए फ्रांसीसी शिक्षा दिया जा रहा था। यह स्कूल आधुनिकता, विज्ञान और फ्रांसीसी भाषा की शिक्षा देता था ताकि वियतनामी समाज को पश्चिमीकरण किया जा सके। यानी कि फ्रांसीसी भाषा की शिक्षा देता था टोंकिन फ्री स्कूल, ताकि जो वियतनामी स्कूल है वो सब बच्चे फ्रांसीसी भाषा के सपोर्टर बन जाए, इसलिए, और भविष्य में फ्रांसीसी साम्राज्य के लिए एक प्रशिक्षित मानव संसाधन तैयार किया जा सके। तो कुल मिलाकर के बाबू आप ध्यान रखिएगा कि वियतनामी टोंकिन फ्री स्कूल स्थापना का सिर्फ और सिर्फ एकमात्र उद्देश्य था कि वियतनामी बच्चों को फ्रांसीसी शिक्षा देना, ठीक है ना, वियतनामी बच्चों को फ्रांसीसी भाषा सिखाना, बस इसलिए क्या किया जा रहा था, बस इसलिए टोंकिन फ्री स्कूल स्थापना किया गया था और टोंकिन फ्री स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जा रहा था। ठीक है बाबू, यहां तक सारे बच्चों को क्या हो गया क्लियर? सारे बच्चों को यहां तक क्लियर है? टोंकिन फ्री स्कूल समझ गए। अब प्यारे बच्चे हम आपको बताते हैं एक घटना, स्कॉर्लस रिवोल्ट की घटना, ठीक है ना, स्कॉर्लस रिवोल्ट की घटना बताते हैं, यही वाला है, लेकिन पहले हम ना इसको समझा लेते हैं अच्छे तरीके से और उसके बाद हम आप लोगों को स्कॉर्लस रिवोल्ट की घटना समझाते हैं। देखो बाबू, स्कॉर्लस रिवोल्ट की घटना है क्या? स्कॉर्लस रिवोल्ट, ठीक है ना, घटना का नाम है स्कॉर्लस रिवोल्ट। स्कॉर्लस रिवोल्ट की घटना क्या है? स्कॉर्लस रिवोल्ट की घटना क्या है इसको समझिएगा। ये घटना है 1868 ईस्वी का। कब का है प्यारे बच्चों? 1868 ईस्वी का ये घटना है। 1868 ईस्वी का घटना है, जिस समय जो फ्रांसीसी लोग था ना वो कब्जा ही कर रहा था हिंद चीन के ऊपर और अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहा था। आप लोगों को बताया था ना कि फ्रांस में ज्यादातर कौन से धर्म के लोग रहते हैं? ईसाई धर्म के लोग। फ्रांस में ज्यादातर ईसाई धर्म के लोग थे और ईसाई धर्म के लोग अपने धर्म का प्रचार प्रसार पूरे हिंद चीन में कर रहे थे। ईसाई धर्म के लोग पूरे प्रचार प्रसार कर रहे थे हिंद चीन का, ये हिंद चीन में अपना प्रचार प्रसार कर रहे थे। हिंद चीन में बौद्ध धर्म के मानने वाले ज्यादा लोग थे और उनको धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था, उनको धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था, यानी कि बौद्ध धर्म से ईसाई धर्म बनाया जा रहा था। तो 1868 ईस्वी में क्या हुआ कि फ्रांसीसियों के द्वारा धर्म का प्रचार प्रसार बड़े जोर तरीके से और बड़े उग्र तरीके से किया जा रहा था। जो बात से मान गया तो ठीक है, नहीं तो बात से नहीं माना तो उसको मार के, लतिया के, पीट के, जेल में बंद करके, किसी भी तरीके से हो उसको ईसाई बना दिया जाता था। तो फ्रांसीसियों के द्वारा ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार बहुत गलत तरीके से किया जा रहा था। इसका विरोध हुआ, ठीक है ना, इसका विरोध हुआ प्यारे बच्चों। और विरोध किया कौन? विरोध किया एक शाही दरबार के कुछ अधिकारी और कुछ विद्वान जो राजा के दरबार के थे, ठीक है ना। उस समय राजतंत्र था, राजा का शासन चलता था। तो उस समय शाही दरबार कहते हैं राजा का जो दरबार है, तो शाही दरबार के कुछ जो अधिकारी थे और कुछ जो विद्वान थे उन्होंने इसका विरोध किया था कि भाई ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार ऐसे नहीं होना चाहिए। आप लोग को हम पहले भी बताए थे कि फ्रांसीसी लोग जब ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे तो इसका बहुत जोर से विरोध हुआ था, ठीक है ना, कि नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए, कोई जबरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं करा सकता है, ठीक है ना। तो इसका बहुत जबरदस्त विरोध हुआ था। जो कैथोलिक, अच्छा मुख्य रूप से एक चीज और ध्यान रखिएगा कि ईसाई धर्म को भी दो भागों में बांटा गया है, कैथोलिक धर्म और प्रोटेस्टेंट। ईसाई धर्म को भी दो भागों में बांटा गया, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। तो ये जो कैथोलिक लोग थे वो अपने आप को ना कट्टर ईसाई मानते थे। जो कैथोलिक लोग थे वो अपने आप को एकदम कट्टर ईसाई मानते थे और समझते थे कि हम एकदम कट्टर ईसाई हैं, ठीक है ना। और जो कैथोलिक लोग थे उनकी धर्म के प्रति जो प्रभाव है वो थोड़ा ज्यादा ही था। जब हम बता रहे हैं कि वे लोग एकदम कट्टर थे, मतलब धर्म से ही उनका लेना देना था सिर्फ, और इसलिए सब लोग नाराज थे कि ये कैथोलिक लोग वाले थोड़ा ज्यादा ही प्रभाव दिखाते हैं अपना, ठीक है ना। तो ईसाई धर्म में लोगों को परिवर्तित, तो ईसाई धर्म में लोगों को परिवर्तन किया जा रहा था, लेकिन ईसाई धर्म में भी दो धर्म था, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। तो प्रोटेस्टेंट वाला थोड़ा न्यूट्रल था, लेकिन ये जो कैथोलिक धर्म वाला था ये थोड़ा ज्यादा ही अपना प्रभाव दिखा रहा था और इसके वजह से जो लोग थे ना वो बड़े नाराज थे और इसलिए लगभग 1000 कैथोलिक ईसाइयों को मार दिया गया। जो शाही दरबार और शाही जो अधिकारी थे ना, विद्वान थे ना, उन्होंने मरवा दिया 1000 ईसाई को, ठीक है ना, 1000 ईसाई को, और खास करके कैथोलिक को, 1000 कैथोलिक को मरवा दिया।
और इस घटना को ही प्यारे बच्चों नाम दिया गया स्कॉर्लस रिवोल्ट। ठीक है ना, स्कॉर्लस रिवोल्ट नाम दिया गया। इसमें दो तीन चीजें याद रखिएगा। पहला चीज कि स्कॉर्लस रिवोल्ट की घटना 1868 ईस्वी में हुआ। स्कॉर्लस रिवोल्ट की घटना कब हुआ तो बाबू याद रखिएगा, स्कॉर्लस रिवोल्ट का घटना हुआ था 1868 ईस्वी में। दूसरा याद रखिएगा, स्कॉर्लस रिवोल्ट इसलिए हुआ क्योंकि फ्रांसीसियों के द्वारा ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार बहुत गलत तरीके से किया जा रहा था, एकदम उग्र तरीके से किया जा रहा था, और इसका विरोध शाही परिवार के कुछ अधिकारी और कुछ विद्वानों ने बड़ा जम करके किया, और खास करके जो कैथोलिक लोग थे वो बहुत गलत ढंग से इसका प्रचार प्रसार कर रहे थे। इसलिए कैथोलिक लोगों को लगभग 1000 की संख्या में मारा गया। 1000 कैथोलिक ईसाइयों को मौत के घाट उतार दिया गया। तो प्यारे बच्चों, परीक्षा में पूछता है कि स्कॉर्लस रिवोल्ट क्या है। ये सवाल आएगा कि स्कॉर्लस रिवोल्ट क्या है। ठीक है ना, परीक्षा में सवाल आएगा स्कॉर्लस रिवोल्ट क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, 1868 ईस्वी में फ्रांसीसियों के द्वारा ईसाई धर्म का जोर शोर और उग्र तरीके से प्रचार प्रसार किया जा रहा था। 1868 ईस्वी में फ्रांसीसियों के द्वारा ईसाई धर्म का जोर शोर और उग्र तरीके से प्रचार प्रसार किया जा रहा था, जिसके विरोध में वियतनामी शाही दरबार के अधिकारियों और विद्वानों के द्वारा विद्रोह किया गया था। और यह आंदोलन शाही अधिकारियों के नेतृत्व में हुआ था, जो कैथोलिक धर्म के बढ़ते प्रभाव से नाखुश थे और जिन्होंने लगभग 1000 कैथोलिकों को मार दिया। लगभग 1000 कैथोलिक लोगों को क्या किया, मौत के घाट उतार दिया। तो प्यारे बच्चों, ये स्कॉर्लस रिवोल्ट की घटना के बारे में ना आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिए। बताओ बाबू, यहां तक सारे बच्चों का क्लियर? यहां तक सभी बच्चों का हो गया कंप्लीट? फटाफट से बता दीजिए, यहां तक सारे बच्चों का कंप्लीट हो गया? ये सब हम कल पढ़ा दिए थे, ठीक है ना, सब कुछ जो है वो सब हम कल पढ़ा दिए थे। चलिए, तो यहाँ पर ना दो चीजें आप लोगों को अभी हम बताए हैं। एक तो बताया टोंकिन फ्री स्कूल और दूसरा बताया स्कॉर्लस रिवोल्ट क्या है। तो प्यारे बच्चे, टोंकिन फ्री स्कूल और स्कॉर्लस रिवोल्ट, ठीक है ना, ये दोनों हम आप लोगों को समझा दिए। टोंकिन फ्री स्कूल क्या है, फिर से एक बार रिवीजन कराते हैं, जरा सुन लीजिए, सिर्फ सुनिएगा। टोंकिन फ्री स्कूल क्या है? तो टोंकिन फ्री स्कूल वो स्कूल है जो फ्रांसीसियों के द्वारा 1907 ईस्वी में खोला गया, और इस स्कूल में वियतनामी बच्चों को पढ़ाया जाता था और वियतनामी बच्चों को फ्रांसीसी शिक्षा दिया जाता था। इस स्कूल में फ्रांसीसी सभ्यता संस्कृति सिखाया जाता था। यहां तक कि इस स्कूल में जासूस भी लगा करके रखा जाता था कि कुछ और लोग अदर चीज ना पढ़ाते, ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ फ्रांस के बारे में पढ़ाए, कुछ अदर पढ़ा देगा, जासूस तुरंत धर लेगा। तो इस स्कूल में ना जासूस तक लगा करके रखा जाता था, और इसी स्कूल का नाम पड़ा वियतनामी ये टोंकिन फ्री स्कूल, ठीक है ना। तो टोंकिन फ्री स्कूल समझ गए। ऐसा मत समझिएगा कि नाम है टोंकिन फ्री स्कूल तो फ्री में पढ़ाई होता होगा, नहीं, फ्री में पढ़ाई नहीं होता था, बड़ा महंगा कीमत चुकाना पड़ता था वहां पढ़ने के लिए, और ऊपर से धर्म परिवर्तन भी करवा दिया जाता था, ठीक है ना। बच्चों को पहले ईसाई धर्म के बारे में बताया गया, फ्रांसीसी भाषा के बारे में बताया गया, फ्रांसीसी रीति रिवाज के बारे में बताया गया, और बच्चे जब फ्रांसीसी रीति रिवाज सीखने में उत्सुकता दिखाए तो उनको धर्म परिवर्तन करा दिया गया। तो इस तरीके से टोंकिन फ्री स्कूल का लाभ लिया जा रहा था फ्रांसीसियों के द्वारा, ठीक है ना। तो वियतनामी लोगों ने इसका जम करके विरोध किया, ठीक है। फिर दूसरा हम आपको बताया स्कॉर्लस रिवोल्ट की घटना, जो कि 1868 ईस्वी में हुआ। और स्कॉर्लस रिवोल्ट की घटना क्या है? ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार बहुत जोर से, बहुत उग्र तरीके से किया जा रहा था फ्रांसीसियों के द्वारा, जिसका विरोध वियतनामी शाही दरबार के कुछ अधिकारियों ने और कुछ विद्वानों ने जम करके किया। और इस तरीके से विरोध किया कि जो कैथोलिक धर्म के जो लोग थे, कैथोलिक जो ईसाई थे, लगभग 1000 कैथोलिक ईसाइयों को मार दिया गया, ठीक है ना। और इस घटना को ही कहा गया स्कॉर्लस रिवोल्ट की घटना। इस घटना को ही क्या कहा गया? स्कॉर्लस रिवोल्ट की घटना। यानी कुल मिलाकर के प्यारे बच्चों, अभी तक हम आप लोगों को इतना बताए हैं कि फ्रांसीसी लोग बहुत ज्यादा दिक्कत किए हुए था हिंद चीन में, ठीक है ना। फ्रांसीसी लोग बहुत ज्यादा अपना प्रभाव जमाए हुए था हिंद चीन में, ठीक है ना। ये सब आप लोगों को पिछली क्लास में बताए थे। अच्छा, पिछली क्लास में एक आंदोलन बताए थे, हुआ हाओ आंदोलन। बताओ बाबू, हुआ हाओ आंदोलन के नेता कौन थे? जल्दी से बताइए, हुआ हाओ आंदोलन के नेता कौन थे? न्यूगेन आई क्वेक। न्यूगेन आई क्वेक हो ची मिन्ह का नाम है बाबू, ठीक है ना। न्यूगेन आई क्वेक हो ची मिन्ह का ही नाम है। न्यूगेन आई क्योक हो ची मिन्ह का ही नाम है, ध्यान रखिएगा। हम आप लोगों से पूछ रहे हैं कि हुआ हाओ आंदोलन के नेता कौन थे? मेटरनिख। अरे वाह, क्या बात है प्रभु, कहाँ है चरण आपके? होचिमिन, क्विन फूसो, अब याद आया कुछ? क्विन फूसो हुआ हाओ आंदोलन के नेता थे, जिनको कि लास्ट में पागल घोषित कर दिया गया था। तो ये सब तो हम आपको बता दिए हैं, आप लोग थोड़ा सा
रिवाइज करिए, ठीक है ना, तब जाकर के कुछ क्लियर हो। अब चलो प्यारे बच्चों आते हैं आगे, हम आपको समझाते हैं, ठीक है ना। आगे अब आप लोग ना समझने के लिए तैयार हो जाइए। अब आप लोग ना आगे अच्छे तरीके से समझने के लिए तैयार हो जाइए। अब हम बात करते हैं द्वितीय विश्व युद्ध का, ठीक है ना। हम बात करते हैं किसका? द्वितीय विश्व युद्ध का। द्वितीय विश्व युद्ध का हम बात करते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध का। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही हिंद चीन यानी कि वियतनाम का स्वतंत्रता शुरू हो गया, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही। तो इसलिए द्वितीय विश्व युद्ध के साथ ही हम लोग स्टार्ट कर देंगे वियतनामी स्वतंत्रता। वियतनामी स्वतंत्रता एकदम समझ जाइएगा बढ़िया से, ठीक है ना। बस थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा कि आखिर कैसे द्वितीय विश्व युद्ध से वियतनाम स्वतंत्र हो गया, द्वितीय विश्व युद्ध का क्या फायदा हुआ। प्यारे बच्चों, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था कब से कब तक? द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1939 से लेकर के 1945 तक। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था? 1939 से लेकर के 1945 तक, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, द्वितीय विश्व युद्ध जिसमें कि दुनिया के सभी देश लगभग आपस में ही लड़ रहे थे। फ्रांस भी लड़ रहा था, ठीक है ना, जो हिंद चीन को गुलाम बनाए हुए था, ये भी लड़ रहा था। तो द्वितीय विश्व युद्ध की परिस्थितियों ने वियतनाम को बहुत बढ़िया जगह पर ले मतलब ला करके खड़ा कर दिया था। कहिएगा सर कैसे? प्यारे बच्चों, 1940 ईस्वी की घटना है, समझिएगा। 1940 ईस्वी की घटना है, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने के 1 साल के बाद की घटना है। क्योंकि फ्रांस भी द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ रहा था, लेकिन फ्रांस जो है वो जर्मनी से हार जाता है, समझिएगा। फ्रांस जो है वो जर्मनी से हार गया। फ्रांस जर्मनी से द्वितीय विश्व युद्ध में क्या हुआ? हार गया, ठीक है ना। फ्रांस जो है वो जर्मनी से द्वितीय विश्व युद्ध में हार गया। जब फ्रांस हार गया प्यारे बच्चों, तो फ्रांस में जर्मन सत्ता कायम हो गई। जर्मनी वाला कब्जा कर लिया फ्रांस पर। अब समझना क्या विडंबना है, जरा समझिएगा अच्छे तरीके से। फ्रांस कब्जा किए हुए था हिंद चीन पर, फ्रांस कब्जा किए हुए था हिंद चीन पर, लेकिन उधर फ्रांस पर अब कब्जा कौन कर लिया? जर्मनी वाला, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में फ्रांस को हरा दिया और फ्रांस की सत्ता पर कायम हो गया। फ्रांस कब्जा किए हुए था हिंद चीन का, लेकिन अब खुद फ्रांस जो है वो गुलाम बन गया, किसका? जर्मनी का, ठीक है ना। जर्मनी उसको द्वितीय विश्व युद्ध में हरा दिया और फ्रांस की सत्ता कायम कर लिया। लेकिन प्यारे बच्चों, अब समझिएगा एक चीज और, एक संधि हुआ, एक समझौता हुआ। और जब समझौता हुआ तो जापान वाले को तो पहले से पता था कि फ्रांस जो है वो हिंद चीन पर कब्जा किए हुए है, इसलिए अब जापान वाला लोग अपना सैनिक हिंद चीन में भेज दिया, ठीक है ना। जापान वाला लोग अपना सैनिक कहां भेज दिया? हिंद चीन में भेज दिया कि भाई अब हिंद चीन से भी फ्रांसीसी को हटाएंगे, अब हिंद चीन पर भी हम कब्जा करेंगे, ठीक है ना। यानी कि जापान वाला भी अब हिंद चीन पर कब्जा करने के उद्देश्य से हिंद चीन में अपना फौज भेज दिया। और जब फौज भेज दिया तो भाई जाहिर सी बात है इसका फायदा उठाया, फौज भेज करके ये फायदा उठाया। और फायदा उठा करके जो 2-3 जगह था, जिसमें तोंकिन हो गया, अन्नाम हो गया, इन सब जगहों पर ना ये कर लिया, कब्जा कर लिया। तो प्यारे बच्चों, अब जो है वो वियतनाम पर फ्रांस का पूरा अधिकार नहीं है। अब फ्रांस के जगह जर्मनी आ गया और जर्मनी आकर के अब हिंद चीन पर कब्जा कर लिया। यानी कि बेचारा हिंद चीन आजाद होने की सोच रहा था कि हम भाई आजाद हो जाएंगे, लेकिन फ्रांस गया तो अब जर्मनी आकर के उस पर कब्जा कर लिया है, ठीक है ना। तो जर्मनी का अब अधिकार कायम हो गया है, कहां? हिंद चीन में। लेकिन कितना है तो जर्मनी वाला तो अभी नया नया है, उसको उतना भी अनुभव नहीं है, आइडिया नहीं है हिंद चीन का। प्यारे बच्चों, हिंद चीन के लोगों ने सोचा यही एकदम बेस्ट मौका है, यही एकदम अच्छा मौका है, अभी क्या किया जाए, मिल करके ना इसका सामना किया जाए। और वियतनाम के कुछ गुप्त क्रांतिकारी थे, गुप्त क्रांतिकारी मतलब जो छिप करके वार करते थे, कुछ गुप्त संगठन भी था जो छिप करके वार करता था, वो सब एक्टिव हो गया एकदम। वियतनाम के कुछ गुप्त क्रांतिकारी और गुप्त संगठन जो था ना वो एक्टिव हो गया कि अब जापान वाला से भी लड़ना है और फ्रांस वाला से भी लड़ना है, क्योंकि दोनों अपने में पहले लड़ रहा है। सबसे पहले तो जर्मनी और फ्रांस दोनों अपने में लड़ रहा है, अपने में लड़ करके वो धीरे धीरे कमजोर होगा और एक तरफ से हम उससे छुप छुप करके मारेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, वियतनाम की आजादी की लड़ाई यहीं से शुरू हो गई और वियतनाम जो है वो फ्रांस से भी और जर्मनी से भी दोनों से छुप करके गोरिल्ला युद्ध कर रहा था। गोरिल्ला युद्ध, छुप करके जो युद्ध किया जाता है ना उसको कहते हैं गोरिल्ला युद्ध, समझिएगा। छुप करके जो युद्ध किया जाता है उसको कहते हैं गोरिल्ला युद्ध। तो वियतनामी लोग ना गोरिल्ला युद्ध कर रहे थे। जैसे मान लिया जाए कि जंगल में कहीं पर ऐसे छुपे हुए हैं और जैसे देखा कि फ्रांसीसी सैनिक पार हो रहा है, एकदम सड़ से उसको मार दिया, उसको बोलते हैं गोरिल्ला युद्ध, ठीक है ना। उसको क्या बोलते हैं? गोरिल्ला युद्ध बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों, वियतनामी लोग ना गोरिल्ला युद्ध ज्यादा करते थे।
और गोरिल्ला युद्ध के तहत छुप करके फ्रांसीसी लोगों को और जर्मनी के लोगों को अब मार रहे थे, ठीक है ना। और इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? इसका नेतृत्व कर रहा था हो ची मिन्ह, ठीक है ना। इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? हो ची मिन्ह कर रहा था। समझ में आ गया? तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हिंद चीन पर जर्मनी और फ्रांस दोनों का प्रभुत्व कायम हुआ, लेकिन अब वियतनामी लोग गोरिल्ला युद्ध के तहत धीरे धीरे अपनी कार्यवाही कर रहे थे और हो ची मिन्ह की अध्यक्षता में कर रहे थे। हो ची मिन्ह के अध्यक्षता में कर रहे थे और हो ची मिन्ह का बहुत सारे लोगों ने साथ दिया। जो किसान लोग थे वो भी हो ची मिन्ह का साथ दिया, जो व्यापारी लोग थे वो भी हो ची मिन्ह का साथ दिया, जो मध्यम वर्ग के लोग थे, जो बुद्धिजीवी लोग थे वो भी हो ची मिन्ह का साथ दिया। यानी कि हो ची मिन्ह का साथ सब लोग दे रहे थे, ठीक है ना। और इस तरीके से द्वितीय विश्व युद्ध में हो ची मिन्ह जो है वो एक बड़ा नेता के तौर पर उभर गया। तब तक प्यारे बच्चों समझिएगा 1940 ईस्वी में फ्रांस जर्मनी से तो हार गया था। अब इधर वियतनाम वाला लोग फ्रांस से या जर्मनी से दोनों से लड़ रहा था। तब तक क्या हुआ कि 1944 ईस्वी में एक बड़ा घटना घटा। क्या घटना घटा? द्वितीय विश्व युद्ध के तहत ही अमेरिका जो है वो जापान पर परमाणु बम गिराता है, ठीक है ना। अमेरिका जो है, समझिएगा, अमेरिका जो है वो अमेरिका जापान पर बम गिराया। आपको पता ही होगा, 2 गो बम गिराया था, हिरोशिमा पर और नागासाकी पर। फैटमैन एंड लिटिल बॉय बम का नाम था, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों उसी समय 1944 ईस्वी में अमेरिका जो है वो जापान पर बम गिराया। और जब अमेरिका जापान पर बम गिराया तो जापान जो है वो आत्मसमर्पण कर दिया था कि नहीं भाई अब हम आत्मसमर्पण करेंगे। इसका भी फायदा वियतनाम के लोगों ने उठाया और इसका लाभ उठाते हुए एक दल बनाया वियतनामी राष्ट्रवादी, ठीक है ना। और वियतनामी राष्ट्रवादी जो लोग थे वो कहे कि हम भाई गणतांत्रिक सरकार की स्थापना करना चाहते हैं और गणतांत्रिक स्थापना भी कर दिया गणतांत्रिक सरकार की 2 सितंबर 1945 को, ठीक है ना। वियतनाम में 2 सितंबर 1945 को गणतांत्रिक, वियतनाम में लिखते हैं हम, वियतनाम में 2 सितंबर 1945 को गणतंत्र की स्थापना हुआ। क्या हुआ? गणतंत्र का स्थापना हुआ। वियतनाम में स्वतंत्रता की घोषणा कर दी गई, ठीक है ना। और सरकार का प्रधान बनाया गया हो ची मिन्ह को। अब तो लगा कि भाई अब तो जापान पर बम पटकाइए गया है, इस सबको अब मारपीट करिए रहे हैं, फ्रांस वाला को गोरिल्ला युद्ध में मारिए रहे हैं, जर्मनी वाला को गोरिल्ला युद्ध में मारिए रहे हैं, तो लाओ अपने आप को हम आजाद घोषित करते हैं। और आजाद घोषित कर भी लिया अपने आप को, ठीक है ना। तो इस तरीके से द्वितीय विश्व युद्ध ने एक स्वतंत्रता की नींव डाल दी थी प्यारे बच्चों, ठीक है ना। द्वितीय विश्व युद्ध ने एक स्वतंत्रता की नींव डाली थी और उसी द्वितीय विश्व युद्ध के कारण अपने बुद्धि विवेक से, अपने बल से वियतनामी लोग जो थे ना वे क्या हो गए? आजाद हो गए। तब जाकर के वियतनामी लोग क्या हो गए? आजाद हो गए। समझ में आया वियतनामी लोग किस तरीके से द्वितीय विश्व युद्ध का फायदा उठाए? 2 सितंबर 1945 को गणतांत्रिक समाज, ठीक तो है। मतलब 2 सितंबर 1945 को स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी, ठीक है ना। 2 सितंबर 1945 को स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और आपको पता है कि वियतनाम 1945 में आजाद हुआ है, ठीक है ना। जापान और जर्मनी एक नहीं है भाई, जापान और जर्मनी एक नहीं है। जापान पर जब अमेरिका बम गिराया तो पूरे देश में एकदम डर का माहौल छाया ना। सब लोग एकदम अपना अपना सतर्क हो गए और पूरा ध्यान सब लोगों का चला गया द्वितीय विश्व युद्ध की तरफ। जब जापान पर परमाणु बम गिराया, नागासाकी और हिरोशिमा 2 शहर को उड़ाया गया तो पूरे विश्व का ध्यान गया किधर? जापान की तरफ। तब तक हिंद चीन वाले को मौका मिल गया, एकदम स्वतंत्रता की घोषणा कर दिया, कहा कि तुम लोग अपना जापान की तरफ अभी लगे रहो, हम इधर स्वतंत्रता की घोषणा करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों जो हिंद चीन है, जो वियतनाम है, वो स्वतंत्रिक देश अपने आप को घोषित कर पाया। सारे बच्चों को समझ में आया? अब क्या है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, अब आप लोगों को तो यह बता दिया द्वितीय विश्व युद्ध की घटना, अब आप लोग इसके बाद की घटना सुनिए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ कि ब्रिटेन हो गया, हॉलैंड हो गया, पोलैंड हो गया, फ्रांस हो गया, अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया, ये सब जो है ना वो अपने अपने साम्राज्यों की पुनर्स्थापना करने में लग गए, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में बहुत कुछ बर्बाद हो गया था, सारे देश बर्बाद हुए थे। तो इसलिए द्वितीय विश्व युद्ध जब खत्म हुआ 1945 में, तो उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ तो उसके बाद क्या हुआ कि सब लोग अपने अपने देश की सुरक्षा में लग गए कि भाई फिर से अपने देश की पुनर्स्थापना करनी है, ठीक है ना, फिर से अपने देश की पुनर्स्थापना करनी है। तो सारे देश अपने अपने देश की पुनर्स्थापना में लग गए। फ्रांस भी जो था वो हिंद चीन में अपने डूबे साम्राज्य को बचाना चाहता था। फ्रांस चाहता था कि हिंद चीन की तरफ जो हमारा एरिया है उसको हम कम से कम बचा लें,
ठीक है ना। तो फ्रांस जो था ना वो हिंद चीन पर फिर से अपना डोरा डालने लगा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद फिर से फ्रांस का नजर कहाँ गया, हिंद चीन के ऊपर गया, और हिंद चीन पर फिर से अधिकार करने का प्रयास किया। और जब हिंद चीन पर दोबारा प्रयास किया अधिकार करने का, तो ऐसे नहीं सोचा कि कुछ राजनीतिक तरीके से दिमाग लगाते हैं और एक औपनिवेशिक तंत्र की योजना बनाई। फ्रांस कहा कि नहीं नहीं, डायरेक्ट अधिकार नहीं करेंगे, अब कुछ प्लानिंग के साथ अधिकार करेंगे कि लोगों को पता भी नहीं चले। तो फ्रांस वाला क्या कहता है हिंद चीन वालों से कि सुनो भाई, हम एक यूनियन बनाना चाहते हैं, हम एक यूनियन बनाना चाहते हैं जिसमें सभी देश जो है वो आकर के मिल जाओ, और उस यूनियन का नेता हम रहेंगे। जो फ्रांस वाला था ना वो बोला हिंद चीन को कि तुम भी आकर के हमारे यूनियन में मिल जाओ, और लेकिन उसका नेता कौन रहेगा, उसका नेता हम रहेंगे, यानी कि नियंत्रण जो होगा वो हमारा होगा। नियंत्रण क्या होगा, हमारा होगा। जब ये बात सुने तो ये वियतनामी लोगों को समझ में आ गया कि बेटा फिर कोई चाल चल रहा है, ठीक है ना, फिर कोई चाल चलेगा, गलत चाल चलेगा, फिर हम लोग कोई फंसा लेगा। जो वियतनामी छापेमार थे बोले कि अच्छा ठीक है, तो तुमको हम भेंट करा देते हैं। जो वियतनामी छापेमार थे ना, वो क्या किए कि फ्रांसीसी सेना को एक जगह पे जिसका नाम है सैगान, वहां पर 6 दिन तक फंसा लिए, 6 दिन तक घेर करके मारना शुरू किए। समझ में आ गया ना। जब ये दोबारा चाल चलने का प्रयास किया फ्रांस वाला, तो वियतनामी जो छापेमार थे, जो गुरिल्ला युद्ध करते थे, वो एक जगह पर फ्रांसीसी सेना को घेर लिया और 6 दिन तक वहीं पर फ्रांसीसी सेना को फंसा करके रखा। फ्रांसीसी सेना को वहां से आगे बढ़ने ही नहीं दिया। अंत में भाई हुआ कि किस तरीके से कोई समझौता किया जाए, आखिर कब तक फ्रांसीसी सेना को घेरे रहेगा। तब अंत में प्यारे बच्चों एक समझौता हुआ, और उस समझौता का नाम पड़ा हनोई समझौता, ठीक है ना। अंत में बाबू एक समझौता हुआ 1946 ईस्वी में, और इसका नाम पड़ा हनोई समझौता। क्या नाम पड़ा, हनोई समझौता। उसका नाम पड़ा हनोई समझौता। इसके किसके बीच में हुआ, तो फ्रांस और वियतनाम के बीच में हुआ, ठीक है ना। फ्रांस और वियतनाम, फ्रांस और वियतनाम के बीच, फ्रांस और वियतनाम के बीच में बाबू हनोई समझौता हुआ। क्या हम बताएं, फिर से एक बार रिवीजन करवा दें, या फिर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, जल्दी से बताइए, फटाफट से बताइए। और जब हनोई समझौता हुआ तो वियतनाम को एक स्वतंत्र रूप में छोड़ दिया गया, ठीक है ना। फ्रांस वालों को समझ में आ गया कि प्रभु अब हमारा दाल यहां गलने वाला नहीं है, अब ये लोग बहुत मजबूत हो गया है, अब छुप छुप के मारता है, ठीक है ना। तो बाबू हनोई समझौता तक आप लोगों को समझ में आया, जल्दी से बताइए, या फिर दोबारा समझा दें। केवल वियतनाम आजाद हुआ, प्यारे बच्चों वियतनाम के बारे में ही ज्यादा पढ़ना है, सबसे बड़ा तो वियतनाम ही था, वो लोग तो छोटा शहर था। अन्नाम के बारे में तो हम आपको पहले ही बता दिए थे कि एक मुसलमान शासक था जिसका नाम था कुबलाई खान, वो उस शहर को बंद करवा दिया था, ठीक है ना, खत्म करवा दिया था। तो उन सब चीजों के बारे में नहीं पढ़ना है ज्यादा, हम लोगों को ज्यादा वियतनाम के बारे में ही पढ़ना है, क्योंकि वियतनाम एक बड़ा क्षेत्र है, अन्नाम तोकिन चीन, ठीक है ना, ये सब आता है उसी में। दोबारा समझा दे। देखिए बाबू, हम अभी आपको क्या बताए कि द्वितीय विश्व युद्ध तक तो सब समझ गए कि द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी जो था वो फ्रांस के ऊपर कब्जा कर लिया, और जब जर्मनी फ्रांस के ऊपर कब्जा किया तो इधर हिंद चीन के ऊपर भी अपना सैनिक भेज दिया, हिंद चीन पर भी कब्जा करना चाहा। और अब जो हिंद चीन के लोग थे, वियतनाम के जो लोग थे, वो गुरिल्ला युद्ध करके और फ्रांस वालों से भी लड़ रहे थे और जर्मनी वालों से भी लड़ रहे थे। और तब तक उधर जापान पर बम पटक दिया अमेरिका ने, सब लोगों का ध्यान उधर गया। और तब तक इधर वियतनामी लोग क्या किया, स्वतंत्रता का घोषणा कर दिया कि हम आजाद हो गए। बड़ी मजबूती के साथ घोषणा किया, ऐसे नहीं कि बस आकर के हल्ला कर दिया कि हम आजाद हो गए, बस पूरा मजबूती के साथ, दलबल के साथ था कि दोबारा कोई कुछ बोल न सके। फिर उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद फ्रांस सोचा कि फिर से हम हिंद चीन के ऊपर कब्जा करने का प्रयास करते हैं, और फ्रांस जो है वो दोबारा से हिंद चीन के ऊपर कब्जा करने का प्रयास किया और कहा कि हम एक यूनियन बनाते हैं और इस यूनियन का नेता हम होंगे, और उस यूनियन में हिंद चीन भी जुड़ा रहेगा। लेकिन इस बार वियतनामी लोग सतर्क थे, बोले कि बेटा तुम्हारी जालों में नहीं फंसेंगे। और जैसे ही ये बात बोला ना, छापेमारी लोग भयंकर युद्ध करना शुरू कर दिए, धड़ाधड़ एकदम फ्रांसीसियों को मारना शुरू कर दिए, और एक जगह पर सैगान में 6 दिन तक फ्रांसीसी लोगों को घेर करके रखे। 6 दिन में उस सबके होश ठंडा हो गया। 6वें दिन में कहने लगा कि भैया आप कोई समझौता करके छोड़ दो। तो भाई एक समझौता किया गया जिसका नाम था हनोई समझौता, 1946 ईस्वी में, ठीक है ना। तो हनोई समझौता किया गया, और उस हनोई समझौता में कहा गया कि अब वियतनाम एक स्वतंत्र राष्ट्र है, अब फ्रांस से उसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरीके से वियतनामी को फिर से गणराज्य के रूप में स्वतंत्र मान लिया गया, ठीक है ना। अब क्या हुआ कि फ्रांस जो था वो बेचारा वापस हो गया, फ्रांस जो था वो क्या हो गया, वापस हो गया। और नेता किसको चुना गया, हो ची मिन्ह को, ठीक है ना, हो ची मिन्ह को नेता चुना गया। और हो ची मिन्ह इतना समझदार व्यक्ति था, हो ची मिन्ह जानता था कि हम सीधे सीधे फ्रांस से लड़ेंगे तो जीत नहीं पाएंगे, इसलिए हो ची मिन्ह गुरिल्ला युद्ध करता था, ठीक है ना।
हो ची मिन्ह गोरिल्ला युद्ध इसलिए करता था कि हम सीधे सीधे तो लड़ नहीं पाएंगे, उतना तो ताकत है नहीं, गोरिल्ला युद्ध करते हैं, छुप के युद्ध करते हैं, और गोरिल्ला युद्ध करेंगे तो जीत जाएंगे, और इसलिए उसने क्या किया था, गोरिल्ला युद्ध किया था। तो प्यारे बच्चों, परीक्षा में सवाल अभी आता है कि हनोई समझौता क्या है, ठीक है ना। परीक्षा में यहां से एक सवाल बनता है, हनोई समझौता के बारे में, ये वाला चीज देख लीजिए जरा ध्यान से। पूछा जाएगा कि हनोई समझौता क्या है, तो परीक्षा में सवाल आता है तो याद रखिएगा कब हुआ था, 1946 में हुआ था। लिखेंगे कि वियतनाम और फ्रांस के बीच, परीक्षा में आते दो तीन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा। पहला तो कि हनोई समझौता किन दो देशों के बीच हुआ, तो बताइएगा हनोई समझौता फ्रांस और वियतनाम के बीच हुआ था, फ्रांस और वियतनाम के बीच हुआ था। हनोई समझौता कब हुआ, तो 1946 ईस्वी में हुआ। तो ये सब ना आप लोग ध्यान रखिएगा। तो लिखेंगे कि वियतनाम और फ्रांस के बीच 1946 ईस्वी में एक समझौता हुआ जिसे हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है, और इस समझौते के अनुसार फ्रांस ने वियतनाम को एक स्वतंत्र गणराज्य के रूप में स्वीकार कर लिया था। यानी कि इस समझौता के बाद फ्रांस जो है वो वियतनाम को स्वतंत्र कर दिया था। मार्च 1949 में फ्रांसीसी, अच्छा ये तो हो गया दूसरा। तो बस इतना ही, 2-3 लाइन ही बस याद रखिएगा, ठीक है ना। 2-3 लाइन ही प्यारे बच्चों बस आप लोगों को याद रखना है, ये याद नहीं रखना, ये एक्स्ट्रा लिखा हुआ है जो हम आपको ऑलरेडी समझा चुके हैं, ठीक है ना। तो अगर पूछा जाए हनोई समझौता के बारे में तो आप लोग अच्छे तरीके से इसको याद कर लीजिए। बताओ अब हो जाएगा याद? ठीक है ना। चलिए, तो अब क्या है, वियतनाम आजाद हो गया है। अब जो है वो वियतनाम क्या हो गया है, आजाद हो गया है। और जब वियतनाम आजाद हुआ, समझिएगा जरा ध्यान से, जब वियतनाम आजाद हुआ तो वियतनाम की आजादी के बाद अन्नाम के शासक थे, अन्नाम के शासक, ठीक है ना। आजादी के बाद समझिएगा, आजादी के बाद अन्नाम के शासक, अन्नाम के शासक जिसका नाम था बाओ दाई, अन्नाम के शासक बाओ दाई को, अन्नाम के शासक बाओ दाई, आजादी के बाद अन्नाम के शासक बाओ दाई को वियतनाम का नेता चुना गया, ठीक है ना, वियतनाम का शासक घोषित कर दिया गया। बाओ दाई को वियतनाम का शासक घोषित किया गया, घोषित किया गया, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा कि आजादी के बाद अन्नाम का एक राजा था जिसका नाम था बाओ दाई, और बाओ दाई को ही वियतनाम का राजा चुन लिया गया, ठीक है ना। और ये जो वियतनाम है ना, ये जो बाओ दाई है, मुख्य रूप से फ्रांस इसको वियतनाम का शासक बनाया था। फ्रांस फिर से दिमाग लगा रहा था, ऐसा नहीं है कि फ्रांस एकदम शांत हो गया ना, फ्रांस जो है ना वो फिर से दिमाग लगाया और अपने आदमी को वहां पर शासक बनवा दिया। बाओ दाई फ्रांस का आदमी था, अमेरिका का भी आदमी था, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, जब बाओ दाई शासक बना ना तो 1 लाख फ्रांसीसी सैनिक वियतनाम भेज दिया गया, फिर से 1 लाख सैनिक आ गया फ्रांस वाला वियतनाम में। लेकिन प्यारे बच्चों, बाओ दाई को जनता का समर्थन नहीं मिल पाया। जनता भी जानती थी कि ये फ्रांस का समर्थक है, ये फ्रांस का आदमी है, ठीक है ना। इसलिए बाओ दाई को जनता का समर्थन नहीं मिला, बाओ दाई को जनता का समर्थन नहीं मिल पाया। और इधर हो ची मिन्ह लगातार गुरिल्ला युद्ध कर ही रहा था, हो ची मिन्ह लगातार गुरिल्ला युद्ध कर रहा था, और इधर हो ची मिन्ह को रूस और चीन ने अपना साथ दे दिया और बाओ दाई को वहां से हटाने में मदद किया, ठीक है ना। समझिएगा, बाओ दाई जिसका साथ कौन दे रहा था, अमेरिका। बाओ दाई जिसका साथ कौन दे रहा था, अमेरिका। और कौन, फ्रांस, अमेरिका और फ्रांस। बाओ दाई का साथ दे रहा था कौन, अमेरिका और फ्रांस। लेकिन प्यारे बच्चों, एक तरफ हो ची मिन्ह अपना युद्ध लगातार जारी एकदम रखे हुए था, ठीक है ना, और हो ची मिन्ह को अपना साथ भी दिया। हो ची मिन्ह, इसका साथ कौन दे रहा था, रूस और चीन, रूस और चीन। यानी कि रूस और चीन भी चाहता था कि बाओ दाई को हटाया जाए। बाओ दाई बढ़िया आदमी नहीं है, ठीक है ना, लेकिन बाओ दाई का समर्थन कौन कर रहा था, अमेरिका कर रहा था, ठीक है ना, कि किसी भी तरीके से बाओ दाई अगर शासक बनकर के रहेगा तो हम लोग अपना अधिकार फिर से बाद में कर लेंगे, ठीक है ना। मतलब नतीजा ऐसा हो गया था कि बाओ दाई का समर्थन कर रहा था अमेरिका और फ्रांस, इधर हो ची मिन्ह का समर्थन कर रहा था रूस और चीन। मतलब नतीजा ऐसा था ना कि लग रहा था कि फिर से एक बार विश्व युद्ध हो जाएगा, तृतीय विश्व युद्ध फिर से शुरू हो जाएगा। एकदम नौबत आ गया था युद्ध जैसा,
ठीक है ना, गुटबाजी हो गया था ना, बाओ दाई का समर्थन उधर अमेरिका फ्रांस कर रहा था, इधर ये रूस चीन कर रहा था इसका, मतलब कि हिंद चीन पर कब्जा करने के लिए एकदम फिर से विश्व युद्ध का स्थिति बन गया था। और इस विश्व युद्ध की स्थिति से बचने के लिए एक समझौता हुआ, जिस समझौता का नाम पड़ा जेनेवा समझौता। लोगों ने कहा कि भाई फिर से अगर विश्व युद्ध हुआ तो सब लोग बर्बाद हो जाएगा, इसलिए विश्व युद्ध नहीं होना चाहिए। और विश्व युद्ध जैसी परिस्थितियों से बचने के लिए 1954 ईस्वी में हुआ जेनेवा समझौता। ठीक है ना, 1954 ईस्वी में क्या हुआ, जेनेवा समझौता हुआ, जेनेवा समझौता हुआ। और इस समझौता में कहा गया कि नहीं, चाहे जैसे हो लेकिन हमें युद्ध को टालना है। ठीक है ना, युद्ध को टालना है। और जेनेवा समझौता में मुख्य रूप से हिंद चीन के ऊपर ही बातचीत हुआ। और जेनेवा समझौता में ही वियतनाम को दो हिस्सों में बांट दिया गया कि भाई एक होगा उत्तरी वियतनाम और एक होगा दक्षिणी वियतनाम। बाओ दाई जो है वो दक्षिणी वियतनाम का शासक रहेगा और उत्तरी वियतनाम का शासक रहेगा हो ची मिन्ह। और इस तरीके से करके निर्णय किया गया, वियतनाम को दो हिस्सों में बांट दिया गया। तो जेनेवा समझौता के तहत ही वियतनाम को दो हिस्सों में बांटा गया था, यह बात आप लोग ध्यान रखिएगा। जेनेवा समझौता के तहत ही वियतनाम को दो हिस्सों में बांट दिया गया था। यानी कि युद्ध तो रुक गया लेकिन वियतनाम दो हिस्सों में बंट गया। आपको हम बताए होंगे पहले भी कि उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम करके वियतनाम जो है वो दो हिस्सों में बंट गया। तो प्यारे बच्चों, फ्रांस बार बार कोशिश करता रहा कि हम हिंद चीन के ऊपर कब्जा कर लें, लेकिन हो ची मिन्ह जैसा आदमी जो कि कब्जा करने नहीं दिया, और हो ची मिन्ह जो है वो अपने गोरिल्ला युद्ध के बदौलत घुटने पर ला दिया। अंत में जाकर के समझौता हुआ जिसका नाम पड़ा जेनेवा समझौता। लेकिन इस समझौता ने वियतनाम को दो हिस्सों में बांट दिया। जैसे कैसे भारत और पाकिस्तान अलग अलग हो गया था, वैसे ही वियतनाम दो हिस्सों में बट गया, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। ये जो बाओ दाई को देख रहे हैं, यह दक्षिणी वियतनाम का नेता बना। कहां का, दक्षिणी वियतनाम का नेता बना। ठीक है ना, दक्षिणी वियतनाम का नेता बना। और इधर हो ची मिन्ह जो है, ये हो ची मिन्ह जो है यह उत्तरी वियतनाम का नेता बना। नेता मतलब शासक। ठीक है ना, मतलब उत्तरी वियतनाम का शासक हो ची मिन्ह बना, उधर दक्षिणी वियतनाम का शासक बन गया बाओ दाई। तो प्यारे बच्चों, आइए हम लोग जेनेवा समझौता के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, किस तरीके से हुआ जेनेवा समझौता। ठीक है ना, तो जेनेवा समझौता के बारे में ना आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। 1954 ईस्वी में यह जेनेवा समझौता हुआ। ठीक है, 1954 ईस्वी में जेनेवा समझौता हुआ और हो ची मिन्ह समर्थक साम्यवादी देशों और बाओ दाई समर्थक पूंजीवादी देशों के बीच हुआ। क्योंकि हो ची मिन्ह जो था वो गरीबों का समर्थक था, साम्यवादी था, और बाओ दाई जो था चूंकि उसको अमेरिका का सहयोग प्राप्त था तो जाहिर सी बात है वो पूंजीवादी था। तो ध्यान रखिएगा, लाओस और कंबोडिया स्वतंत्र कर दिए गए। लाओस और कंबोडिया को आजाद कर दिया गया। दोनों राज्यों में संसदीय राजतंत्र कायम किया गया। जेनेवा समझौता के तहत लाओस और कंबोडिया ये दोनों को स्वतंत्र कर दिया गया। एक नदी है जिसका नाम है हनोई नदी। ठीक है ना, तो हनोई नदी को बॉर्डर मान लिया गया कि भाई ये हनोई नदी जो है वो बॉर्डर है, और वियतनाम को उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम में विभाजित कर दिया गया। जैसे मान लिया जाए कि ये वियतनाम है और वियतनाम के बीचे बीचे से एक नदी जाता है प्यारे बच्चों, जिसका नाम है हनोई नदी। हनोई नदी, और इस हनोई नदी को ही बॉर्डर मान लिया गया कि हनोई नदी के इधर जो होगा वह होगा उत्तरी वियतनाम, उत्तरी वियतनाम। ठीक है ना, और हनोई नदी के नीचे जो होगा यह होगा दक्षिणी वियतनाम। ठीक है ना, दक्षिणी वियतनाम। समझ में आ गया। इधर का नेता चुना गया बाओ दाई को, इधर का शासक कौन बना, बाओ दाई, और इधर का शासक कौन बना, हो ची मिन्ह। हो ची मिन्ह, इधर का शासक कौन बना, हो ची मिन्ह बना। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से करके बंटवारा हुआ। ठीक है ना, उत्तरी वियतनाम में हो ची मिन्ह की साम्यवादी सरकार बनी और जबकि दक्षिणी वियतनाम में बाओ दाई की पूंजीवादी सरकार बनी। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। उत्तरी वियतनाम का राजधानी बनाया गया हनोई को और दक्षिणी वियतनाम का राजधानी बनाया गया सैगान को। तो इस तरीके से करके वियतनाम जो है वो दो हिस्सों में बंट गया, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। 1956 तक निर्वाचन के द्वारा वियतनाम के एकीकरण की व्यवस्था की गई। यानी कि लोग सोच रहा था कि भाई वियतनाम अलग अलग हो गया है, चाहे किसी भी तरीके से हो वियतनाम को एक किया जाए, वियतनाम को फिर से एक कर दिया जाए। लेकिन यह संभव नहीं हो सका, लोगों ने मना कर दिया और नतीजा यह हुआ कि उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम दोनों आपस में ही लड़ गया। चाहता भी यही था, क्योंकि अमेरिका जो है ना उधर से उकसा रहा था बाओ दाई को कि चाहे किसी भी तरीके से उत्तरी वियतनाम से लड़ो। अमेरिका सोच रहा था कि उत्तरी वियतनाम से लड़ जाएगा, फिर हम दक्षिणी वियतनाम का साथ देंगे और उत्तरी वियतनाम को खत्म कर देंगे। ठीक है ना, तो दक्षिणी वियतनाम की जो सरकार जो थी वो निर्वाचन से मना कर दिया और उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम में गृह युद्ध शुरू हो गया, आपस में दोनों लड़ गया। तो यही है प्यारे बच्चों जेनेवा समझौता। तो आपसे परीक्षा में सवाल पूछा जाएगा कि किस समझौता ने वियतनाम को दो हिस्सों में बांट दिया, तो क्या जवाब बताइएगा, किस समझौता ने वियतनाम को दो हिस्सों में बांट दिया, तो बताइएगा ये जेनेवा समझौता जो कि 1954 में हुआ था उसने ही वियतनाम को दो हिस्सों में बांट दिया, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। जहां उत्तरी वियतनाम का शासक बना हो ची मिन्ह, दक्षिणी वियतनाम का शासक बना बाओ दाई। बाओ दाई जिसको कि अमेरिका का समर्थन प्राप्त था। ठीक है ना, अमेरिका का समर्थन प्राप्त था। बाओ दाई को कहां का समर्थन था, अमेरिका का समर्थन प्राप्त था, ध्यान रखिएगा।
सारे बच्चों को समझ में आ गया? जिनेवा समझौता तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है प्यारे बच्चों। तो इस तरीके से करके अमेरिका आजाद, ये वियतनाम आजाद तो हो गया, लेकिन वियतनाम आजादी के बाद दो भागों में टूट गया, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। और टूटा तो टूटा सही, अब क्या हुआ कि यही दोनों आपस में लड़ भी गया, अब दोनों आपस में लड़ने झगड़ने लग गए। ठीक है ना? तो यहां तक सारे बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर है? एक बार बताइए। बच्चों को समझ में आ गया ना बाबू? बताओ जल्दी से, यहां तक क्लियर है? हाँ, यहां तक सारे बच्चों का क्लियर। तो आज हम आपको बताएं सबसे पहले टोंकिन फ्री स्कूल के बारे में, वो स्कूल जहां पर कि फ्रांसीसी लोग अपनी शिक्षा देते थे वियतनामी बच्चों को। दूसरा बताया स्कॉर्लेस रिवोल्ट की घटना, कि फ्रांसीसी धर्म का, ये ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार उग्र तरीके से किया जा रहा था, जिसके विरोध में क्या हुआ, 1000 कैथोलिक लोगों को मार दिया गया। और उसे ही कहा गया, उसे ही क्या कहा गया, उसे ही कहा गया स्कॉर्लेस रिवोल्ट की घटना, उसे ही स्कॉर्लेस रिवोल्ट की घटना कहा गया। उसके बाद हम आपको बताया कि किस तरीके से समझौता हुआ, उसके बाद हम आप लोगों को बताया कि किस तरीके से समझौता हुआ। ठीक है ना? उसके बाद हम आपको बताया कि किस तरीके से समझौता हुआ, और फिर जाकर के प्यारे बच्चों फ्रांस जो है वो दोबारा कब्जा करना चाहा, लेकिन इस बार हो ची मिन्ह ने बनने नहीं दिया, हो ची मिन्ह ने गुरिल्ला युद्ध करके सब लोगों को हरा दिया। ठीक है ना? तो यहां तक सारे बच्चों को समझ में आया? क्लियर? चलिए, अब प्यारे बच्चों अब आप लोगों को हमें लगता है कि सब कुछ यानी वियतनामी स्वतंत्रता के बारे में पता चल गया है। अब चूंकि आप लोग देखिए अभी जस्ट पढ़ाए हैं कि लाओस और कंबोडिया को भी क्या कर दिया गया था, आजाद कर दिया गया। इधर प्यारे बच्चों वियतनाम में तो गृह युद्ध छिड़बे किया, अब लाओस में भी गृह युद्ध छिड़ेगा, शासन को लेकर के ही। कौन राजा बनेगा इस बात को लेकर के इधर वियतनाम में भी गृह युद्ध छिड़ा, इधर लाओस में भी छिड़ेगा। ठीक है ना? तो अभी हम आपको बताएंगे लाओस के बारे में। ठीक है ना, कि लाओस में कैसे गृह युद्ध छिड़ा। प्यारे बच्चों अगली क्लास में जब हम आएंगे तो आपको लाओस के बारे में ही बताएंगे। और फिलहाल 1 बजे से आप लोग ज्योग्राफी वाली क्लास में जुड़िएगा। ठीक है ना? 1 बजे से ज्योग्राफी का क्लास कराएंगे। बताओ बाबू आज का क्लास कैसा लगा? कॉम्प्लिकेटेड चीज है, लेकिन हम फिर भी इसको एकदम आसान बनाने का प्रयास हम करते हैं, एकदम आसान से आसान बना दिया जाए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। कॉम्प्लिकेटेड चीजों को भी हम एकदम आसान में समझाने का प्रयास करते हैं ताकि आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो और आप लोग समझ भी जाते हैं। ठीक है ना? तो हमें उम्मीद है कि आज वाला पार्ट भी आप लोग एकदम अच्छे तरीके से समझ गए हो। समझ में आ गया बाबू? बहुत अच्छा लगा सर, आई लव यू टू। अरे वाह क्या बात है, चटनी बन गया, बहुत बढ़िया। तो प्यारे बच्चों अगली क्लास में मिलते हैं और अगली क्लास में हम पढ़ाएंगे लाओस में कैसे गृह युद्ध हुआ इसके बारे में। ठीक है ना? लाओस में गृह युद्ध कैसे हुआ इसके बारे में अगली क्लास में बताएंगे। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास के लिए बस इतना ही, अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।